हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप और रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। ये सब हम लोग पढ़ सकते हैं। पहले हमें समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर आप डायग्राम में देखो तो ये एक M82 गैलेक्सी की पिक्चर है। हमने गैलेक्सी की पिक्चर लेने के लिए शुरुआत में अर्थ पर कुछ सिस्टम बनाए थे। हमने अर्थ पर रेडियो टेलीस्कोप बनाए या बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए, और हमने उन टेलीस्कोप की सहायता से उन बहुत किलोमीटर दूर जो ये हमारी गैलेक्सी इनकी पिक्चर ली। पहला आपको एक अर्थ पर बेस्ड ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से ली गई पिक्चर है जो 90s 80s में ली गई थी। आफ्टर दैट हमने तरक्की की और हमने एक हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा, जो कि अंतरिक्ष में मूव कर रहा है और वो पिक्चर क्रिएट कर रहा है। क्रिएट क्या कर रहा है? पिक्चर स्टोर कर रहा है। तो उसके अंदर ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी कैमरे लगे थे और ज्यादा बेहतर पिक्चर क्वालिटी को कैप्चर करने वाले कैमरे लगे थे। तो हम लोग ये देखेंगे कि पहली उसी उसी M82 गैलेक्सी की पिक्चर राइट साइड में भी दिख रही है। आप देख रहे हो दोनों में कितना अंतर है। ठीक है, यहाँ जो कलर्स है फॉल्स कलर है, ये हमने इस तरह से मतलब एक सिस्टम जनरेटेड होते हैं, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी वेरिएशन। यहाँ पर कितना कुछ दिख रहा था कि यहाँ बीच में कुछ स्पॉट बड़े डार्क हैं, तो वो कुछ डेंसिटी की डिफरेंसेस को दिखा रहे हैं, डेफिनेटली दिख रहा था, लेकिन वो और ज्यादा बेहतर हमको राइट साइड में दिख रहा है। तो क्या हुआ अंतर, कैसा अंतर पहुंच गया, किस तरह के हमने क्या डेवलपमेंट कर लिया दोनों में जो हमें इतनी अच्छी पिक्चर मिल रही है, डिटेलिंग हमें दिख रही है, क्योंकि इस हबल टेलीस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर थी बेसिकली वो बहुत अच्छी थी। तो पहली पिक्चर और दूसरी पिक्चर में जो अंतर मुख्य रूप से आप देख पा रहे हो क्लियरिटी का, इंफॉर्मेशन का, बहुत ज्यादा इन्फॉर्म, बहुत डिटेल्ड है हमारी सेकेंड पिक्चर, जस्ट बिकॉज वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से खींची गई थी जो कि ज्यादा बेहतर रिजॉल्विंग पावर का है। तो आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि हायर रिजॉल्विंग पावर इज अवर रिक्वायरमेंट। हमारी इच्छा है कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करें जिसकी अच्छी से अच्छी रिजॉल्विंग पावर हो। अब ये होती क्या है, इसको हमें यहाँ पर समझना है। देखिए, इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सो द रिजॉल्विंग पावर of an optical instrument, it is what? It is the ability to just resolve the images of two close point sources या small object। मतलब है, अगर दो ऑब्जेक्ट बहुत पास पास रखे हैं, बहुत पास पास, उनके बीच की दूरी बहुत कम है, लेकिन हम उनको साफ साफ देख पाए या उसकी ऐसे साफ साफ फोटो ले पाए, तो हम कहेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। अदरवाइज क्या होता कि उसकी फोटो ली गई और वो दोनों पॉइंट मर्ज होते हुए दिखाई पड़े। आप इमेजिन करो, आपके पास एक नॉर्मल कैमरा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आपने एक पेड़ की फोटो खींची। पेड़ की फोटो खींची तो पेड़ की फोटो में क्या हो रहा है, हरा हरा पेड़ दिखाई पड़ रहा है। आप उसको जूम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर जो पत्ते वगैरह हैं उनकी डिटेलिंग नहीं मालूम चल रही है। उसमें कोई पत्तों में कोई घोंसला रखा है अंदर, वो सब नहीं दिख रहा है, वो सब ब्लर सा दिख रहा है। अच्छा, एक दूसरा कैमरा है बहुत अच्छी क्वालिटी का, उससे आपने फोटो खींची, तो उसमें क्या होता है, आप अगर उसको जूम करो या उसको डिटेल में देखना चाहो, तो आप उन पत्तों, उसके अंदर जो पत्ते हैं उनकी डिटेलिंग, उन पत्तों के बीच में कोई अलग रंग का घोंसला रखा है या कोई पतंग फंसी है उसको हल्का सा, वो भी आप डिटेलिंग देख सकते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उस कैमरे के अंदर लेंसेस ऐसे रखे गए हैं, ऐसे अरेंज किए गए हैं कि वो उस माइन्यूट माइन्यूट छोटे छोटे अंतर की, वो जो पतंग की डोर, पतंग की लकड़ी और पत्ते, उनके बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकता है, उसके बीच की इमेज का डिफरेंशिएट वो कर सकता है। तो यही चीज है किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, ये क्षमता कि वो दो पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल साफ साफ बता ले जाए, इसी को हम उसके रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। ठीक है, सो बाय दिस प्रॉपर्टी द इंस्ट्रूमेंट गेट द एबिलिटी टू मेजर द एंगुलर सेपरेशन ऑफ टू इमेजेस दैट आर क्लोज टू ईच अदर। तो अगर दो इमेज बहुत पास पास रखी हैं, तो अगर अच्छी रिजॉल्विंग पावर है आपके इंस्ट्रूमेंट का, तो वो इंस्ट्रूमेंट ये बता लेगा कि वो दोनों दोनों ऑब्जेक्ट कितने पास पास रखे हैं, उनकी साफ साफ आपको इमेज बना के दे देगा। राइट साइड में देखो, हमने एक ऑब्जेक्ट दिखाया है आपके सामने, एक बल्ब है, ये है, एक बल्ब ये है, दोनों के बीच में एंगुलर सेपरेशन थीटा मिनिमम है, लेकिन फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट ने उनकी जो इमेज बनाई है, वो इमेज देखो उनकी इंटेंसिटी अलग अलग दिखाई है। तो आपको यहाँ पर ये दो बल्ब बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ेंगे। अगर हम इंसानी आंख की बात करें, तो ह्यूमन आई कैन रिजॉल्व टू ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय देम ऑन आई इज मोर देन 1 मिनट। मतलब अगर से हमको मालूम है कि एंगल को हम मिनट्स में, डिग्री, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो अगर हमारे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट रखे हैं और उनके बीच का जो एंगुलर है वो अगर 1/60 मिनट
मतलब 1 डिग्री बाई 60 है, अगर इतना भी है तो ही हम उनको अलग अलग पहचान पाएंगे। अगर इससे ज्यादा पास हुए, इतने पास हो गए कि उनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है, जैसे ये बहुत पास हो गए, इनके बीच का एंगुलर सेपरेशन इस लिमिट से कम हो गया 1/60 डिग्री से, 1/60 मिनट से, तो हम उन दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग नहीं पहचान पाएंगे, हमें वो एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेंगे। सो ये एक क्षमता होती है। तो रिजॉल्विंग पावर हमारी आंखों कितनी है, इज 1/60 मिनट। अब इसी चीज को मैथमेटिकली समझाने के लिए रेले ने क्राइटेरिया बताया था। रेले ये बता रहे हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम उसका एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं। हमने पढ़ा है पिछले केस में, डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा और उसके बाद कुछ मिनिमा होते हैं। तो अगर आप सोचो यहाँ पर, जैसे आप इस फिगर में देखो, पार्ट ए में देखो, दो बल्ब है, दो पॉइंट सोर्स है, दोनों दूर दूर है। दूर दूर होने की वजह से क्या हुआ कि एक का डिफ्रैक्शन पैटर्न आपका इधर बन रहा है, एक का डिफ्रैक्शन पैटर्न इधर बन रहा है, दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न दूर दूर है, तो हमको ये दोनों स्पॉट साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमने दोनों स्पॉट को एक पास पास लाना शुरू कर दिया। जैसे दोनों बिंदु पास पास आते हैं तो उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न भी एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी हमें ऐसा दिख रहा है कि हमें लग रहा है कि हाँ, ये एक गोला ये था, एक गोला ये था, और ये दोनों अभी भी हमें लग रहा है कि हाँ अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमा है वो दूसरे के मिनिमा पर, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा पहले की मिनिमा पे, जस्ट मिनट, जो पहले की मिनिमा पे है, ये पहले के मिनिमा यहाँ है, एक मिनिमा यहाँ है, तो पहले का जो है यहाँ मिनिमा पे है, दूसरे का भी पहले वाले की मिनिमा पे है। ये जो कंडीशन होती है इसी को जस्ट रिजॉल्व कंडीशन या रेले कंडीशन कहते हैं। अगर आपने इससे पास इनको ले आए तो अब ये दो गोले एक दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि ये अनरिजॉल्व कंडीशन है। अब आपको वो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ेंगे, आपको एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेंगे। तो रेले क्या सजेस्ट कहते हैं, रेले सजेस्टेड दैट टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स या इमेजेस आर सेड टू बी रिजॉल्व by an optical instrument if the position of the central maxima of one spectral line, जैसे आपने कहा सेंट्रल मैक्सिमा है ऑफ वन स्पेक्ट्रल लाइन या इमेज कोइंसाइड विद द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द अदर स्पेक्ट्रल लाइन। अगर मान लो दूसरी मिनिमा है, हमारी दूसरी मिनिमा है, दूसरी है उसकी फर्स्ट मिनिमा से, और ऐसे ही दूसरे का जो मैक्सिमा है वो पहले की मिनिमा से, इस तरह से। तो आप देख रहे हो पहले ऑब्जेक्ट का ये जो मैक्सिमा है ये दूसरे ऑब्जेक्ट की मिनिमा से, दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमा है ये पहले ऑब्जेक्ट की मिनिमा से कोइंसाइड कर रहा है, ये लिखा है ना, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब यही है, पहले के मैक्सिमा पे दूसरे की मिनिमा और दूसरे के मैक्सिमा पे पहले की मिनिमा हो, तो इस कंडीशन को हम जस्ट रिजॉल्व कंडीशन कहते हैं। यहाँ फिगर नंबर बी जस्ट रिजॉल्व कंडीशन को शो कर रहा है। अभी कुछ सिमुलेशंस हैं जो कि दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे लो रेजोल्यूशन का कैमरा है तो आपके पास इस तरह से ये प्रोटीन स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो। आपने हाई रेजोल्यूशन लिया तो आप इस तरह से और थोड़ा डिटेल देख सकते हो। अगर आपने रेजोल्यूशन को और बढ़ा दिया तो आपकी पिक्चर की डिटेलिंग उसी हिसाब से और बढ़ जाती है। अभी मैंने पहले डायग्राम में आपको हबल टेलीस्कोप दिखाया था। मैंने आपको दिखाया था कि हबल टेलीस्कोप से जब M82 का लिया गया पिक्चर तो वो जमीन पे रखे हुए टेलीस्कोप से ज्यादा बेहतर था। लेकिन अभी अभी हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप भी भेजा है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप और ज्यादा पावरफुल है हबल से। तो अब देखिए क्या डिफरेंस आया। अब आप देखें यहाँ पर हमने एक गैलेक्सी है जिसकी जिसकी पिक्चर देखी हबल के साथ। तो ये पिक्चर डेफिनेटली अर्थ पे मौजूद जो टेलीस्कोप है उनसे तो बेहतर है, लेकिन अगर आप राइट साइड में जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से खींची गई पिक्चर उससे कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं डिटेलिंग कितनी ज्यादा आ चुकी है। यहाँ पर और सारा स्ट्रक्चर मिसिंग था, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही माइन्यूट जो स्टार्स के और भी स्ट्रक्चर है वो भी आपको देखने को मिले अलॉन्ग विद दिस क्लाउड, गैस क्लाउड। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बेटर एंड बेटर रेजोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। और हम क्या बेटर कर रहे हैं, हम उनकी रिजॉल्विंग पावर को बेटर कर रहे हैं। अब से टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से हम दूर की चीजों को देखते हैं, दूर की चीजें हमें पास दिखाई पड़ती हैं, जैसा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप है या हबल टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ लिखा है टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ magnifying image of distant object. It can also be separate, it can also form a separate image of two close small objects placed at very large distance. बहुत दूरी पर से दो स्टार्स हैं, दो दो बहुत दूर पे दो स्टार्स हैं जिनके बीच की सेपरेशन बहुत कम है, उनको भी हम साफ साफ देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो ना केवल दूर की चीज को बड़ा हम देख पाते हैं बल्कि हम दो पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी अलग अलग देख सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए अगर इस डायग्राम में देखें तो डायग्राम में जो लेंस यूज कर रहे हो ये उसका अपर्चर है जिससे कि लाइट एंटर कर रही है। तो एक ऑब्जेक्ट से लाने वाली लाइट ये है और दूसरे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट ये है। देखो कि दोनों के बीच में थीटा का सेपरेशन है, लेकिन टेलीस्कोप का चूंकि रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है तो ये दो थीटा
डिफरेंस वाली आने वाली लाइटों के भी दो अलग अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहा है, ऐसे जो कि रेले कंडीशन के हिसाब से एक दूसरे से अलग, यानी जस्ट रिजॉल्व, यानी उनको अलग अलग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दो चीजें, एक तो थी ए अपर्चर, मतलब वो जो टेलीस्कोप है उसका शुरुआती जो लेंस है उसका क्या डायमेंशन है, और दूसरा है जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, जिन ऑब्जेक्ट से उनके बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना है, थीटा है। तो हमारे पास दो पैरामीटर है। तो अगर अपर्चर ऑफ द टेलीस्कोप ए है और एंगल सबटेंडेड बाय द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अगर थीटा है, तो एक फॉर्मूले के थ्रू हम ये देखेंगे कि जो थीटा होता है वो हो जाएगा लैम्डा बाई ए, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। एक मैथमेटिशियन हुए हैं आयरी, तो आयरी, प्रोफेसर आयरी ने इस फंक्शन को और मॉडिफाई किया था आयरी सीरीज वगैरह लगा करके, और उन्होंने कहा था कि इसमें सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो कि मोस्टली सर्कुलर ऑब्जेक्ट स्टार्स हैं, उनके लिए 1.22 का एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आयरी का करेक्शन है। तो अब थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई ए। यहां से टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर डिफाइन की जाती है 1/थीटा, 1/थीटा। तो फार्मूला हो गया ए बाई 1.22 लैम्डा। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है रिजॉल्विंग पावर अगर आपको बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका अपर्चर, टेलीस्कोप का अपर्चर बढ़ाना पड़ेगा, या आपको लैम्डा कम करना पड़ेगा। तो जब लोगों ने लैम्डा कम किया तो उन्होंने एक्सरे को यूज करना शुरू कर दिया, तो एक्सरे एस्ट्रोनॉमी वगैरह में चले गए। एक दूसरा तरीका था, हम ऑप्टिकल के साथ बात करेंगे, हम 7000, 5000, 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट ही इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम ए बढ़ा देंगे, अपर्चर बढ़ा देंगे। तो अब आप देखें यहाँ पर आपको कुछ एडवांस टेलीस्कोप दिखाई जा रहे हैं जिनका अपर्चर बहुत बड़ा है। तो यहां पर दिख रहा है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज हायर एज द अपर्चर इज लार्ज। ये आप जो पहले डायग्राम देख रहे हैं, ये एक लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो कि लेजर के साथ काम करता है। 30 मीटर का आई थिंक इसका हिस्सा है। ये पूरा जो ये आप हेमिस्फीयर देख रहे हो खुल जाता है, इस तरह से ओपन हो जाता है, और फिर इसके अंदर टेलीस्कोप है जो बाहर निकलता है और आसमान को देखता है, आसमान से रीडिंग्स लेता है। आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया में है, वैसे ही कहीं पर है। तो ये लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। उसके अलावा चाइना ने अभी 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 एक टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप बना के खत्म किया है। ये है रेडियो टेलीस्कोप। अगर आप सोच रहे हो कि कितना बड़ा होगा, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। इसके बगल में ये देखिए आप, ये 100 मीटर के टावर है, वो भी इसके सामने छोटे दिख रहे हैं। दिस इज द स्पैन ऑफ दिस लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप का मतलब है कि ये लैम्डा जो है रेडियो वेवलेंथ के रेंज को यूज करता है, तो इसलिए इसका अपर्चर बहुत ज्यादा है। इवन दिस इज द लार्जेस्ट टेलीस्कोप मेड बाय द रेडियो टेलीस्कोप मेड बाय द चाइना। अब हम ग्रेटिंग के बारे में बात करते हैं। जो ग्रेटिंग में क्या है, ग्रेटिंग जैसे आपके पास एक ग्रेटिंग है, इस तरह से ग्रेटिंग, इस पर लाइट गिरेगी तो स्पेक्ट्रम बनेगा ना, चारों तरफ फैलेगी लाइट। जितना फैलाव होगा स्पेक्ट्रल लाइनें उतनी ही अलग अलग दूर दूर बनेंगे। तो रिजॉल्विंग पावर अगर आपने कहा, इस पर हमने लेमडा और लेमडा प्लस डी लेमडा, दो ऐसी लाइट जा रही है। एक लेमडा है, एक मान लो 500 एक मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम की, दूसरी 5010 एंगस्ट्रॉम की है। तो दोनों लाइटों के बीच में सिर्फ 10 एंगस्ट्रॉम का अंतर है। लेकिन अगर ग्रेटिंग 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को अलग बनाए और 5010 एंगस्ट्रॉम की लाइट का अलग बनाए, तो इसका मतलब है इसने बहुत अच्छे तरीके से 10 एंगस्ट्रॉम के लिए भी दो स्पेक्ट्रल लाइनें बना दी है, वरना चांसेस ये है कि दोनों को मर्ज कर दे। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग जो होता है वो लेमडा अपॉन डी लेमडा का रेशियो होता है, और हम पाते हैं कि लेमडा अपॉन डी लेमडा जो है वो एन टाइम कैपिटल एन के बराबर होता है। एन ऑर्डर हो गया, कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ रूलिंग है। तो यहां से ये बात हमें समझ में आती है, अगर हमें ग्रेटिंग बनानी है, अगर हम चाहते हैं ग्रेटिंग अच्छी रिजॉल्विंग पावर की हो, तो उसके अंदर नंबर ऑफ रूलिंग बढ़ा दो। जितने नंबर ऑफ रूलिंग बढ़ाओगे, एक तो हमने पहले देखा था कि इंटेंसिटी एन स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, दूसरा उसकी रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ जाएगी। इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें हम ऐसी ग्रेटिंग इस्तेमाल करते हैं इसमें 1 इंच में 25,000 तक की रूलिंग होती है। हालांकि इसको बनाना बड़ा कठिन होता है, इसलिए काफी कॉस्टली होती है, पर फिर भी हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा करके, नंबर ऑफ टर्न्स कह रहा हूं मैं, अगर हम नंबर ऑफ रूलिंग है इनको बढ़ा दें तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर पा सकते हैं, और ये एक बेहतर विकल्प होता है हमारे सामने अच्छे रिजॉल्विंग पावर को पाने का। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्रैक्शन पोर्शन। यहाँ से डिफ्रैक्शन पोर्शन की जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे खत्म हो रही हैं, और अब हमारे पास एक टॉपिक रहेगा पोलराइजेशन का, जो कि हम अगले लेक्चर में, एक ही लेक्चर में वो पॉसिबली समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ की हम पोलराइजेशन को कंप्लीट कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।